हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बंदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम इंडियन आर्मी PYQ MCQ फॉर्मेट में टोटल 30 प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। अगर आप भारतीय सेना अग्निवीर में भर्ती होना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि यह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट साबित होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इस वीडियो में केवल आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा। अगर आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी ट्रिक कर रहा हूं, तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके या फिर दोबारा भी देख सकते हैं। यह वीडियो यूट्यूब पर ही पड़ी रहेगी, तो बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर आया हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा प्रश्न संख्या 1 है, यह किस भारतीय शासक को द्वितीय अशोक कहा जाता है? ऐसा कौन सा भारतीय है जिसको द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है? तो वह हमारा है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी। और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले कुमारगुप्त जी हैं। और नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाले बख्तियार खिलजी हैं। और ये जो समुद्रगुप्त हैं, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन बी, हर्षवर्धन। प्रश्न संख्या 2, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और यह जो हैं दक्षिण भारत के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक हैं, कृष्णदेव राय। इस जो प्रश्न का उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, हरिहर और बुक्का ने 2 भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 3, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक का नाम गीतांजलि है। जो गीतांजलि है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित है। और यह जो है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हमारे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखित है। इस जो प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा। और रविंद्रनाथ टैगोर जी को साहित्य के क्षेत्र में पहली बार एक ऐसे भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। साहित्य के क्षेत्र में भारत को पहली बार 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी हैं। प्रश्न संख्या 4, किस सूफी संत ने फकीरों को बादशाही कहा था? तो यह फकीरों को बादशाही किस सूफी संत ने कहा था? तो वह थे हमारे निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन जो औलिया हैं, इन्होंने फकीरों को बादशाही कहा था। तो इस जो प्रश्न का उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन ए होगा, निजामुद्दीन औलिया। प्रश्न संख्या 5, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है 2021 के अनुसार? तो भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार गोवा है, और सबसे कम जनसंख्या भी गोवा में ही निवास करती है। जनसंख्या के अनुसार भी गोवा ही उत्तर नहीं, गोवा नहीं, सिक्किम होगा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। 2021 तक हमारा सिक्किम है। और सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार गोवा है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा, सिक्किम।
प्रश्न संख्या 6, डोंगरी कपास किस राज्य से संबंधित है? जो डोंगरी कपास है यह भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो वह है हमारी महाराष्ट्र। डोंगरी कपास भारत के महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 7, भारतीय योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारतीय योजना आयोग की स्थापना सन 1950 में हुई थी। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में की गई। जो योजना आयोग है इसके स्थान पर नीति आयोग आ गया है और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था और नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा और यह जो नीति आयोग है यह एक सलाहकार समिति है। इसको भी आप याद कर लीजिए। प्रश्न संख्या 8, किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार केंद्र और प्रांतों के बीच विषयों का विभाजन किया गया था? यह जो प्रश्न संख्या 8 है, किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार केंद्र और प्रांतों के बीच विषयों का विभाजन किया गया था? तो वह कौन सा अधिनियम था? तो वह था हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935। इसी के तहत केंद्रों और प्रांतों के बीच विषयों का विभाजन किया गया था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 9, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो यह जो गदर पार्टी है इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की जो हमारी स्थापना है वह अमेरिका में हुई थी और बोस्टन टी पार्टी की घटना भी अमेरिका में हुई थी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, अमेरिका। प्रश्न संख्या 10, भारत का पहला संप्रभु स्वर्ण बॉन्ड योजना किस वर्ष से शुरू की गई थी? भारत का पहला संप्रभु स्वर्ण बॉन्ड योजना किस वर्ष से शुरू की गई थी? तो वह जो है हमारा 2015 में शुरू की गई थी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, 2015। प्रश्न संख्या 11, भारत में पहला डिजिटल गांव कौन सा घोषित हुआ है? भारत में पहला डिजिटल गांव कौन सा बना है? भारत का पहला डिजिटल गांव बड़ोदरा होगा, बड़ोदरा गुजरात। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। अकोदरा लिखा है तो आप लोग बड़ोदरा कर लीजिए, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 12, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार भारत के नई दिल्ली में स्थित है, जो भारत की वर्तमान राजधानी है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 13, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसमें मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो वह थे हमारे सर ए.ओ. ह्यूम। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में मुंबई में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 14, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? यह जो रेड डाटा बुक है यह लुप्त प्राय जीव जंतुओं की एक सूची है, इसी से संबंधित है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, लुप्त प्राय जीव जंतुओं की सूची। प्रश्न संख्या 15, भारतीय गणराज्य का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? जो भारतीय गणराज्य है इसका पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। सुकुमार सेन। भारतीय गणराज्य के पहले मुख्य चुनाव सुकुमार सेन थे, ऑप्शन सी। तो हमारे 15
सामान्य ज्ञान के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो अब चलिए 15 सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। आप हमारे वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। तो प्रश्न संख्या 16, न्यूनतम ऊर्जावान अवस्था में परमाणु के इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? जो न्यूनतम ऊर्जावान अवस्था में परमाणु के इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? तो वह जो है हमारी स्थिर कक्षा में, जो कक्षा स्थिर रहती है उसी में ऊर्जावान परमाणु के इलेक्ट्रॉन वहीं रहते हैं। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 17, ध्वनि तरंगे निर्वात में क्यों नहीं चल सकती हैं? तो ध्वनि जो तरंगे हैं उसको किसी भी माध्यम की आवश्यकता जरूर पड़ती है और बिना माध्यम के वह नहीं गुजर सकती है। और आप लोग जानते हैं कि निर्वात कोई माध्यम नहीं है, इसलिए उसमें ध्वनि नहीं गुजर सकती है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी, वे द्रव्य पर निर्भर करते हैं, उसे माध्यम की आवश्यकता जरूर पड़ती है, इसलिए ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं गुजर सकती हैं। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 18, फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन किससे उत्पन्न होता है? जो फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन किससे उत्पन्न होता है? तो फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन हमारा जल से उत्पन्न होता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, जल। प्रश्न संख्या 19, मानव शरीर में पाचन क्रिया सबसे पहले कहाँ शुरू होती है? तो जो पाचन क्रिया है वह सबसे पहले हमारे मुंह से शुरू होती है। इस जो प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, मुंह से पाचन क्रिया सबसे पहले शुरू होती है। प्रश्न संख्या 20, कौन सा हार्मोन लड़ो या भागो प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार होता है? लड़ो या भागो के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? तो वह है हमारा एड्रीनालिन। एड्रीनालिन एक ऐसा हार्मोन है जिसे लड़ो या भागो हार्मोन भी कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 21, हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो वह है हमारा कैल्शियम। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है और हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए कैल्शियम की महत्वपूर्ण रूप से आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 22, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परमाणु बम हमारा नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है और सूर्य पर और हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन क्रिया होती है। जो सूर्य पर ऊर्जा उत्पन्न होती है वह नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होती है और हाइड्रोजन बम में भी नाभिकीय संलयन क्रिया होती है। जो हमारा परमाणु बम है उसमें नाभिकीय विखंडन क्रिया होती है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, नाभिकीय विखंडन। प्रश्न संख्या 23, पेड़ की आयु ज्ञात करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो जो पेड़ों का आयु ज्ञात करने के लिए कौन से तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो पहले आप लोग बी, सी, डी ऑप्शन देख सकते हैं। तो इस जो प्रश्न का उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन सी, रिंग एनालिसिस। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 24, कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस हमारा माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 25, पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वह है हमारा सिलिकॉन।
सिलिकॉन पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, सिलिकॉन। प्रश्न संख्या 26, बैरोमीटर का पठन अचानक गिरने का क्या संकेत होता है? जो यह बैरोमीटर का पाठ्यांक जो है वह अचानक गिर जाता है तो आंधी तूफान का संकेत करता है। अचानक से गिर गया, अगर धीरे धीरे उठ रहा है तो बारिश का मौसम होता है। और यह अचानक से जो बैरोमीटर का पाठ्यांक होता है वह अचानक से गिर गया तो वह आंधी या तूफान आने वाला होता है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी। और यह एक बैरोमीटर वायु दाब मापी यंत्र है। और यह जो है अगर धीरे धीरे पाठ्यांक उसका उठ रहा है तो बारिश होने की संभावना है। प्रश्न संख्या 27, रंगीन टीवी में 3 प्राथमिक रंग होते हैं। यह लाल, नीला और तीसरा आप लोगों को बताना है। जो रंगीन टीवी होती है उसमें 3 प्राथमिक रंग होते हैं। एक लाल होता है, एक नीला और एक आप लोगों को कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। यह आप लोगों के लिए HW है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। प्रश्न संख्या 28, रीजोनिवृत्त के बाद महिलाओं में हड्डियां कमज़ोर होने का मुख्य कारण क्या है? तो वह कौन सा है? तो हमारा एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 29, प्लासी की लड़ाई के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? जो प्लासी की युद्ध हुई थी उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो वह था प्लासी की युद्ध सन 1773 में हुई थी और बक्सर का युद्ध सन 1764 में हुई थी। और यह जो है उस समय भारत का गवर्नर जनरल कोई भी नहीं था, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा, कोई नहीं। गवर्नर जनरल की पद 1773 में शुरू हुई थी। यह जो गवर्नर जनरल का पद है यह 1773 के बाद ही शुरू हुआ था, तो उस समय तो कोई था ही नहीं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा। प्रश्न संख्या 30, किस प्रक्रिया में ग्रहों को द्रव में बदला जाता है? ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसमें गैस को द्रव में बदला जाता है? तो आप लोग पहले ऑप्शन देख लीजिए, गैस को द्रव में बदलने की क्रिया कौन सी है? और यह लिखा है ऊर्ध्वपातन। ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिससे गैस को द्रव में बदला जाता है? तो वह है हमारा संघनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गैस को द्रव में बदला जाता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। तो आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्त आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। अगर आप किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमको कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर आपके लिए एक स्पेशल वीडियो PYQ MCQ और संपूर्ण जानकारी के साथ एक वीडियो लेकर आऊँगा। तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।